दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। स्वागत है आप सबका फिर एक बार आपके अपने इस चैनल प्रिंस ऑफ इंडिया में। मैं दीपक आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि 2024 का जो आप लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया है वो जीवन भर याद रहेगा। आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना लाइक और शेयर किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों इतनी ही रफ्तार से अगर सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाते तो सोने पे सुहागा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। दोस्तों जीत तो मुझे मिलनी है, आज नहीं तो कल सही, लेकिन हर बार की तरह मैं आज भी बहुत खुश हूं और इसकी खास वजह है आप। जी हां, आप लोग। पता है, जब भी मुझे वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष आने का मौका मिलता है तब मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूं। वैसे प्रोफेशन से मैं एक बिजनेसमैन हूं, लेकिन जब भी मैं अपने क्लाइंट के सामने साफ साफ बात करता हूं वो लोग मुझे ऑर्डर ही नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें अंडर द टेबल और फिंगर ऑन द लिप्स वाले लोग चाहिए और मैं जरा हटके हूं। कहने का मतलब कि अलग अलग लोगों की अलग अलग फितरत होती है और मैं उनके दूसरे सप्लायर्स की तरह नहीं सोचता। इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं ना? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आप भी मेरी तरह मन के सच्चे और साफ है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, है ना? दोस्तों आप सोचते होंगे आज अचानक मैं ये क्या टॉपिक लेकर बैठ गया। एक्चुअली मुझे बताना है एहसान फरामोशी का अंजाम क्या होता है। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद कितना महंगा पड़ सकता है, और इस मामले में आज सबसे टॉप एग्जाम्पल है मालदीव्स का। बरसों से भारत की तरफ से मिल रही आर्थिक मदद को अचानक से ठोकर मार देने से आज उसका क्या हाल हो गया और आगे क्या होगा, और लक्षद्वीप में इस वजह से कितनी तरक्की होगी, इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान लगा के सुनना पूरा एंड तक। 1965 में जब मालदीव्स को अंग्रेजों से आजादी मिली तो भारत ही था जो सबसे पहले हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। तब से भारत और मालदीव्स का रिश्ता हर नए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के आने से और मजबूत होता गया। 1986 में जब श्री राजीव गांधी जी माले गए थे तब हॉस्पिटल का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन राजीव गांधी जी ने वहां 200 बेड्स का एक हॉस्पिटल बनाने की घोषणा कर दी और वो एग्रीमेंट उसी वक्त साइन करके आ गए, जो कि इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से आज भी वहां बहुत ही प्रचलित है। इस हॉस्पिटल को बनाने में उस वक्त पे भारत सरकार ने 42.5 करोड़ का खर्च किया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेस को ट्रेन करने का जिम्मा भी भारत सरकार का ही था उस वक्त। इतना ही नहीं, 2011 में जब श्री मनमोहन सिंह जी मालदीव्स गए तब वहां की सरकार ने उसी हॉस्पिटल को रिनोवेट करने का आग्रह किया और हमारे भोले भाले प्रधानमंत्री जी फौरन मान गए। उस वक्त पे उस पूरी हॉस्पिटल को रिनोवेट करने का खर्चा लगभग 37.25 करोड़ आया था। 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मालदीव्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज का एक प्रोजेक्ट बना के मालदीव्स को सौंपा। उस इंस्टीट्यूट में आज भी कम से कम 200 स्टूडेंट्स टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज सफलतापूर्वक करते हैं। 26 दिसंबर 2004 सुनामी आई थी और उसके दूसरे ही दिन इंडियन कोस्ट गार्ड के 3 एरोप्लेन्स पूरी की पूरी बचत सामग्री भर के मालदीव्स पहुंच गए थे। उन तीनों एरोप्लेन्स को इमरजेंसी के लिए वहीं रोक दिया गया। उसके बाद आईएनएस मैसूर में बाकी की राहत सामग्री भरकर और 20 बेड वाला इनबिल्ट हॉस्पिटल बनाकर मालदीव्स के किनारे पे तैनात कर दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस आदित्य को भी जान जरूरी सामान लाने ले जाने के लिए ड्यूटी पे लगा दिया गया, जैसे दवाइयां, पानी, खाना इत्यादि के साथ टू एंड फ्रो ड्यूटी ये दोनों शिप्स करते रहे। इंडियन डॉक्टर्स, टेलीकॉम इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इन लोगों को भी खास वहां भेजा गया। इस सारे ऑपरेशन में भारत सरकार का 36.5 करोड़ खर्च हुआ। और इतना ही नहीं, जब ये सारे लोग वापस आ रहे थे तब भारत सरकार ने 10 करोड़ की एक्स्ट्रा मदद की उनको कवर करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद 2007 में जब वहां के राष्ट्रपति श्री गयूम जी ने दोबारा पैसों की मांग की तब हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने उन्हें और 10 करोड़ रुपए नगद देकर उनकी मदद की। और दिसंबर 2008 में उस वक्त के मालदीव्स के राष्ट्रपति श्री नाशीद के भारत दौरे के दौरान श्री मनमोहन सिंह जी ने मालदीव्स के साथ में $100 मिलियन का एक स्टैंड बाय क्रेडिट नोट एग्रीमेंट साइन किया। 2 देशों के बीच ये स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी तब साइन होती है जब किसी एक छोटे देश को बड़े देश से बार बार आर्थिक मदद की उम्मीद रहती है। इस एग्रीमेंट की वजह से बड़ा देश छोटे देश की कम ब्याज दरों पे आर्थिक मदद करता रहता है। बदले में जो छोटा देश है
वो बड़े देश को और उनके नागरिकों को कुछ स्पेशल सुविधाएं प्रदान करता है। दोस्तों उस वक्त पे ये करना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि चाइना अपना मुंह फैलाए बैठा हुआ था मालदीव्स को हड़प करने के लिए, क्योंकि वो सदर्न अरेबियन सी में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था। नवंबर 2011 में दोबारा एक और $100 मिलियन की स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी मालदीव्स के साथ साइन हुई। मालदीव्स एक टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से इंटरनेशनल करेंसी लोकल करेंसी से बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होती रहती है, पर ट्रैवलर्स को रिटर्न जाते वक्त ज़्यादातर यूएस डॉलर्स ही चाहिए होते हैं। अब ऐसे में दिसंबर 2008 में मालदीव्स को अचानक डॉलर्स की शॉर्टेज हो गई। उस वक्त पे भी भारत ने मालदीवियन मॉनेटरी अथॉरिटी की तरफ से इशू किए गए ट्रेजरी बॉन्ड्स के अगेंस्ट भारत सरकार के कहने पर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से $100 मिलियन नकद दिए थे। दिसंबर 2010 में भारत सरकार ने फिर एक बार पहल की हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की मालदीव्स में, जिसमें मालदीव्स गवर्नमेंट को भारत सरकार $40 मिलियन देगी 20 साल के लिए 500 घर बनाने के लिए, और वो भी 2% कम ब्याज दरों पे। इस बात की स्वीकृति मालदीव्स गवर्नमेंट ने 2011 अगस्त में दी, जिसके एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के साथ में एग्रीमेंट साइन हुआ। टूरिस्ट की आबादी बहुत ज्यादा होने की वजह से मालदीव्स की फूड, रिटेल, पानी और मेडिसिन की खपत भी बहुत ज्यादा है, और ये सारा सप्लाई सिर्फ भारत ही मालदीव्स को करता है। दिसंबर 2014 में मालदीव्स में पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी। तब भी भारत ही था सबसे पहले जिसने 1200 टन पानी सबसे पहले मालदीव्स भेजा था। दिसंबर 2019 में मोदी जी ने संपूर्ण भारत में बनी हुई एक कोस्ट गार्ड शिप, जिसका नाम कामयाब था, वो मालदीव्स गवर्नमेंट को गिफ्ट की। इतने सालों से इतनी सारी मदद भारत की तरफ से मिलने के बावजूद भी उस एहसान फरामोश देश ने अपनी गद्दारी वाली सोच भारत को दिखाई। भारत के प्रधानमंत्री और भारत के नागरिकों के खिलाफ इतने गलत और अपशब्द का इस्तेमाल किया जो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, ये भी मानते हैं कि इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, पर क्या वो ये नहीं जानते कि अब तक चाइना ने जिस जिस देश की मदद की है वो कुछ ही समय में देश बर्बाद हो गया है। एग्जाम्पल आप पाकिस्तान ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए। मालदीव सरकार का कहना है कि उन लोगों ने मरियम शियोमा, मार्शा शरीफ और मजूम माजिद को सस्पेंड कर दिया है और उनकी गलत बयानी के लिए माफी भी मांगी है। पर दोस्तों वो कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर और बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकले हुए गलत अल्फाज कभी वापस नहीं आते, और वो भी किस शख्सियत के खिलाफ? वो जिनका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। लोग उन्हें बॉस कहते हैं और आप लोगों ने उन्हें इतने गलत अल्फाज लिखे। छी दोस्तों, आप जानते तो होंगे ही, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बॉयकॉट मालदीव्स के नारे उठ रहे हैं। पूरी दुनिया में से कोई भी टूरिस्ट के लिए मालदीव्स नहीं जाना चाहता। सारे के सारे लोगों ने मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया है। श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब मालदीव्स की बारी है कटोरा लेके घूमने की, और कुछ ही समय में हम और आप मिलकर यह नजारा साथ में देखेंगे, क्योंकि लक्षद्वीप में जो सैकड़ों सालों से छुपा हुआ खजाना है उसे बाहर निकालने की तैयारी हो गई है। दोस्तों, लक्षद्वीप में भी पीने के पानी की बहुत किल्लत है, लेकिन इसराइल जो हमारा बहुत ही करीबी दोस्त है और इस वक्त लड़ाई में भी व्यस्त है, उसने सी वाटर प्यूरिफाइंग मशीन्स भारत को देने का ऐलान भी कर दिया है। यहां मैं आपको बता दूं कि इसराइल भी एक वक्त पे पीने के पानी की कमी से बहुत ही ज्यादा पीड़ित था, पर इस मशीन के बाद में उन्होंने समंदर के पानी को प्यूरिफाई करना शुरू कर दिया, और आज इसराइल इतना पानी प्यूरिफाई करता है कि उसके पूरे देश में पानी यूज होने के बाद 20% एक्स्ट्रा बच जाता है, जो वो और पड़ोस के देशों को सेल करता है। दोस्तों, मैं आपको यहां बता दूं कि लक्षद्वीप कोई एक आइलैंड नहीं है, ये 36 आइलैंड्स का एक समूह है। कवारती आइलैंड, जो कि इन 36 आइलैंड्स में से एक है, वहां पे एक 100 रूम्स की 5 स्टार होटल बन के बहुत जल्दी तैयार भी हो जाएगी। मालदीव्स की तरह 50 वाटर विलास और 60 बीच हाउसेस बनाने का काम ताज ने अपने जिम्मे लिया है, और सोहेली आइलैंड पे उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया है। साथ ही साथ 110 रूम वाला एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भी बनना वहां पे चालू हो चुका है। कार्डमम आइलैंड्स, जो कि लक्षद्वीप का एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां पर भी 75 बीच विलास और 35 सी कॉटेजेस बनने का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है 2026 तक ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आम पब्लिक के लिए खोल दिए जाएंगे। अगती आइलैंड्स पे एक टेंट सिटी बन रही है। बंगाराम और थिनकारा आइलैंड्स पे 400 रूम्स के साथ टूरिस्ट के रहने की पूरी व्यवस्था भी की जा रही है। तो दोस्तों, अगर किसी को लगता है कि लक्षद्वीप जैसे आइलैंड पे इतने सारे टूरिस्ट को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा,
तो अपना दिल थाम कर रख लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द लक्षद्वीप भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। और ये करारा तमाचा है हम भारतवासियों की तरफ से उन लोगों के गाल पे जो ये समझते हैं कि अगर भारतवासियों के बारे में वो कुछ भी गलत कहेंगे या अभद्र कहेंगे और भारतवासी चुप रहेंगे तो वो गलत है। भारत शिक्षित तो हमेशा से था, अब जानकार भी है। हम भारतवासी अतिथि देवो भव में मानते हैं और पड़ोसी धर्म भी निभाना अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर कोई पड़ोसी हमारा शैतानी करेगा तो उसके कान मरोड़कर उसे सजा देना भी हमें आता है। इसलिए भारत के हर दुश्मन को यह याद रहे कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो, पैर बाहर निकले तो खींच लिए जाओगे। दोस्तों, फैलाते रहिए इस वीडियो को, पहुंचाइए इसको हर उस इंसान तक जो भारत के बारे में कोई गलतफहमी लेके बैठा है, ताकि वो भी जान जाए भारत से पंगा बहुत महंगा। जय भारत। अब आज की पहेली की बात। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि लक्षद्वीप टोटली कितने आइलैंड्स का समूह है। आपका जवाब सही हो या गलत बिल्कुल परवाह मत कीजिएगा, बस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते ये भी बता दूं कि अगर आज भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाले वीडियोस को आप ढूंढते रह जाओगे। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और दुनिया के किसी भी देश में अगर आप रहते हो तो अपने भारतीय होने पर गर्व बनाते रहो।